नमस्कार। बीआईपीएम के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए, मेरा नाम गौरव कुमार, आज आपके लिए एक लेटेस्ट करंट का जो टॉपिक है, जो लेटेस्ट न्यूज़ है हमारे देश में बनी हुई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज बहुत ही गरमाया हुआ मुद्दा, सुर्खियों में, विवादित में, चर्चाओं में, ये वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड। भली भांति आप इससे परिचित होंगे, लेकिन आज ये सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में देखेंगे, ये चर्चा में क्यों बना हुआ है। लेकिन इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि हम किन किन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहली बात है, हमारी चर्चाएं होंगी आज खबर में, यानी ये खबर में या सुर्खियों में क्यों बना हुआ है। पहली बात, क्योंकि हमारा यही मुद्दा होता है कि सबसे करंट की जो लेटेस्ट न्यूज़ है सबसे टॉप पर आती है। सुर्खियों में क्यों, खबर में ऐसा क्या है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज विवादित बना रहा है, चर्चाओं में बना रहा है, क्या है। उसके बाद देखेंगे क्या है यूसीसी, क्योंकि बहुत से कंफ्यूजन में होते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये भी देखेंगे। और भारतीय क्षेत्र में यूसीसी कहां कहां लागू है, वो भारतीय क्षेत्र, यानी भारतीय क्षेत्र ना सेंस का मतलब है यहां पर कि केवल उन कानूनों के बारे में बात करेंगे जहां पर यूसीसी लागू होता है, केवल आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं होता। अब कुछ लोगों का आप जानते हैं कि यूसीसी के बारे में कुछ लोग पॉजिटिव कमेंट होती हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट होती हैं। तो सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष को भी यहां पर देखेंगे कि किसको क्या लगता है कि यूसीसी के आने से भारत में ये चीजें मिट जाएंगी, और किसको क्या लगता है कि यूसीसी के आने से ये चीजें ज्यादा बेहतर हो पाएंगी, चाहे वो शासन हो, चाहे वो कानून हो, चाहे वो प्रशासन हो। देखते हैं आगे। तो पहली बात करें हम खबर में या सुर्खियों में ऐसा क्या है यूसीसी के बारे में। तो खबर में तो यह बना हुआ है, अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट, अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने विधि आयोग, लॉ कमीशन, और लॉ कमीशन जो होता है ये भारत सरकार के विधि मंत्रालय के अधीन एक कमीशन है, विधि आयोग। दिल्ली हाई कोर्ट ने विधि आयोग के सचिव, यानी सबसे बड़े जो सेक्रेटरी लेवल का जो एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनके सचिव को यूसीसी के बारे में चर्चा की। और 22वां विधि आयोग ने इसके द्वारा समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से चर्चा करने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट चाहता है कि विधि आयोग के जो सचिव हैं उनको मैं समन करूं और उनसे पूछूं कि 22वां जो विधि आयोग है उसके द्वारा फिर समान नागरिक संहिता पर आम लोगों से बात की जाए, और मान्यता प्राप्त धार्मिक जो संगठन है उन पर चर्चा करो। आप उनसे पूछो, आम लोगों से पूछो कि यूसीसी कैसा रहेगा, यूसीसी को लागू करने से कितने नुकसान होंगे, क्या फायदा होगा। धार्मिक प्राप्त संगठनों से भी पूछा जाए तो यह विधि आयोग की जिम्मेदारी है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने सचिव को नोटिस भिजवा दिया है। ठीक है, तो यह खबर बनी हुई है, लेकिन इसके पीछे के बहुत बड़ी ऐतिहासिक कहानी है, ये आज हम जानेंगे आपसे। तो खबर में तो ये आप याद रख सकते हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कदम उठाया है, और बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष तो होते रहते हैं, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, क्योंकि हर चीज के दो पहलू हैं, जैसे कि सिक्के के समान वाली वो कहानी है। लेकिन अब बात करते हैं क्या है यूसीसी। तो यूसीसी की बात करें, पूरे देश के लिए समान कानून, पूरे देश के लिए समान कानून की बात करता है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जैसे कि भारत की बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अनेक परंपराओं, अनेक धर्मों, अनेक रीतियों, रिवाजों और प्रथाओं को मानने वाला देश है। इसलिए भारत में अनेक संप्रदाय और अनेक रीति रिवाजों वाले यहां पर मानने वाले लोग निवास करते हैं। आप ये जानते हो, भारत एक विविधता वाला देश है। तो भारत जब विविधताओं वाला देश है, तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने 22वें विधि आयोग को समन किया है कि आप सबसे पहले आम लोगों से बात करें, क्योंकि आम लोग वो हैं जो विभिन्न प्रथाओं को मानते हैं, किसी भी तरीके से माने। चलिए, तो पहली बात करें, यूसीसी एक कानूनी ढांचा है, इसको मैं मूल अधिकार नहीं बोल सकता, यह एक कानूनी ढांचा है, एक लीगल बॉडी है। अब बात करते हैं सभी धार्मिक समुदाय के लिए कानून में समरूपता प्रदान करना। जितने भी कानून हैं धार्मिक समुदाय के लिए, उन कानूनों में धार्मिक समरूपता जो होती है वो समान प्रदान की जाएगी। अब वो कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिन पर यूसीसी लागू होगा। पहली बात करें विवाह, किस पर? विवाह, तलाक, विरासत, गोद और उत्तराधिकारी, ये इन प्रावधानों पर यूसीसी लागू होगा।
और यूसीसी का एक ही मतलब होता है कि भारत के समस्त क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून अनिवार्य होगा। और किन प्रावधानों पर होगा? विवाह, तलाक, विरासत, गोद, उत्तराधिकारी आदि और भी हो सकते हैं। अब बात करें तो भारत के संविधान में, इसे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में राज्य के समस्त क्षेत्रों में, भारत के राज्य क्षेत्र समस्त क्षेत्रों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून संहिता लागू करेगा या उसका प्रयास करेगा। यह बात कही गई है संविधान के भाग 4 और आर्टिकल 44 में, लेकिन इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया है। यह आम लोगों की सहमति करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा या अन्यथा नहीं लागू किया जाएगा। दो ही इसके पहलू हो सकते हैं। तो इसी बात को लेकर अब इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? कुछ लोगों का सोचना है कि यूसीसी लागू करने का मतलब पर्पस क्या है इसका? तो इसका एक ही पर्पस है कि संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष को आपको पता है कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म, ये सेकुलरिज्म क्या है कि लोकतांत्रिक जो गण राज्य है हमारा भारत, उसको नींव को मजबूत करेगा, उसकी आधारशिला को मजबूत करेगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य केवल यूसीसी का यही है कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव को मजबूत करेगा। ठीक है, तो यूसीसी के बारे में आप भली भांति समझ गए होंगे। कानूनी ढांचा है, धार्मिक समुदाय। अब धार्मिक समुदाय हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, जैन, बौद्ध। हाँ, जैन बौद्ध तो हिंदू धर्म में आते ही हैं, लेकिन इनके अलावा जो भी धर्म है, ईसाई है, मुस्लिम है, आपका हिंदू है, इनमें सभी प्रकार से समरूपता प्रदान की जाएगी। और वह समरूपता इन प्रावधानों में जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद, उत्तराधिकारी, इनमें प्रावधान लागू की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूसीसी के बारे में अब आते हैं कि भारत में ऐसे कौन से भारतीय क्षेत्र या कानून हैं जिनमें यूसीसी लागू होता है। आपको पता है कुछ ऐसे सिविल मामले हैं हमारे भारत में, दो मामले काम करते हैं, दो कानून काम करते हैं। एक का नाम होता है सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड, एक होता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, सिविल मामले, और एक होते हैं आपराधिक मामले। तो सिविल मामले जिनमें यूसीसी का लागू और पालन किया जाता है आज भी वर्तमान में, वो कौन से हैं? वो हैं आपके साक्ष्य अधिनियम 1872 का, भागीदारी अधिनियम 1932 का, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 का, और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 का। इस प्रकार से आज ऐसे ये 4 ऐसे मामले हैं जिनमें सिविल मामले, जिनमें यूसीसी लागू का और पालन किया जाता है। ठीक है, लेकिन आज भी हमारे देश में, जैसा कि मैंने बताया कि भारत वो एक सुंदर देश है, वो एक सुंदर राष्ट्र है जिसमें केवल सभी धर्मों को समान दर्जा, समान बराबर और समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो समान, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता या धर्म संबंधी कानूनों में इसे लागू नहीं किया जाता। और क्यों नहीं किया जाता, इसके पीछे भी एक कारण है। नोट में मैंने बताया गया है कि धर्मनिरपेक्षता, और धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है, गांधी जी का मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है, सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों को समान भावनाओं से, समान दृष्टिकोण से देखना धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। और राज्य को किसी भी धर्म का विशेष संरक्षण प्राप्त नहीं होता। दिस इज सेकुलरिज्म, यह है धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और सभी संबंधी जितने भी कानून हैं, चाहे वो मुस्लिम का सरिया कानून हो, चाहे वो हिंदुओं में हिंदू विवाह, हिंदू मैरिज एक्ट हो, कोई भी हो, इस पर यूसीसी लागू नहीं होता। और सरकार, विधि आयोग इसी के लिए आम लोगों से सहमति करना चाहता है। और धार्मिक संप्रदाय जो भी हैं, जो शायद मुस्लिम में हो सकते हैं, हिंदुओं में हो सकते हैं, ईसाइयों में हो सकते हैं, उन सभी से बैठकर बातें करेगा, उनके नेताओं से बातें करेगा कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जबरन थोपा नहीं जाएगा, क्योंकि यूसीसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए इसको थोपा नहीं जा सकता, या इसे लागू नहीं करवाया जा सकता। या तो लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे भारत में कौन से ऐसे सिविल मामले जिन पर यूसीसी लागू है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ी शालीनता से बनाया गया है इसको। साक्ष्य, भागीदारी, संपत्ति और भारतीय अनुबंध अधिनियम। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं हम सकारात्मक दृष्टिकोण। हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न मानसिकताओं वाले लोग रहते हैं। आज मैं आपसे भी पूछूं तो आपकी यूसीसी के बारे में राय अलग हो सकती है। मैं आपकी केवल आलोचना नहीं कर सकता, आलोचना कर सकता हूं, लेकिन आपको मैं थोप नहीं सकता कि आप मेरी विचारधारा को अपना लें। आपकी अलग विचारधारा है, मेरी अलग विचारधारा है,
और यहाँ पर भारत देश के जितने भी लोग हैं उन सबकी अलग विचारधारा है धर्म को लेकर। मुस्लिम संप्रदाय अपने धर्मों को लेकर अपने कानून मानता है। हिंदू समुदाय की बात करें तो हिंदू भी मानते हैं। तो अलग अलग विचारधारा वाले लोगों से हम जरा थोड़ा सा एक सकारात्मक पक्ष सुन लेते हैं। लोग कुछ कहते हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव में कमी हो जाएगी यदि यूसीसी लागू होता है तो महिलाओं के साथ। जैसे कैसे? आपको पता है मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं हैं वो ट्रिपल तलाक का सामना करती हैं, 3 तलाक का सामना करती हैं। तो क्या उनके साथ भेदभाव नहीं होता? क्या हिंदू महिलाओं में तो ऐसा नहीं होता? तो इस प्रकार से महिलाएं महिलाएं हैं, चाहे वो किसी मुस्लिम संप्रदाय की हो और चाहे वो हिंदू समुदाय की हो और चाहे वो ईसाई समुदाय की हो। महिलाएं महिलाएं होती हैं, किसी भी तरीके से उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और नरेंद्र मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक को ऑर्डिनेंस के माध्यम से खत्म भी किया था ताकि महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव में कमी की जा सके किसी स्तर तक। तो पहली बात, ये महिलाओं के स्तर में क्या करेगा? कमी करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि कुछ लोग पूछते हैं कि सर यूसीसी के आने से क्या फायदे होंगे, तो आपके सामने स्पष्ट हो रहे हैं आज। दूसरी बात, कानून अधिक सरल और स्पष्ट होगा। भाई क्यों होगा? यूसीसी यदि भारत में लागू होता है तो एक ही कानून होगा, एक ही कानून से सबका नजरिया पता चल जाएगा, सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारी हाई कोर्ट फैसला करने में ज्यादा सरल होगा। अब अलग अलग कानूनों में अलग अलग लोगों का बंटवारा हो चुका है, तो इसलिए न्यायपालिका निर्णय करने में थोड़ा देरी लगाती है, थोड़ा उसको अलग महसूस होता है कि हम शायद नहीं सही निर्णय नहीं दे पाए किसी संप्रदाय के हिसाब से। जब कानून एक होगा तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात है समरूपता। समरूपता का मतलब होता है समानता। यदि यूसीसी लागू होता है तो कहीं हद तक समानता स्थापित हो सकती है, बिल्कुल। और आपको पता है गोवा ऐसा स्टेट है भारत का जिसमें यूसीसी लागू हो भी गया था। अब धार्मिक आधार पर कानून में होने वाले भेदभाव, जैसा कि मैंने बताया कि मुस्लिम संप्रदाय शरिया को मानता है, हिंदू जो समाज है वो अपने हिंदू विवाह, हिंदू रीति रिवाजों को मानता है। तो ऐसा क्यों है? धार्मिक आधार पर कानून का बंटवारा क्यों? और इसके आधार पर होने वाले भेदभाव को हम कमी क्यों नहीं कर सकते? इसलिए धार्मिक आधार पर कानूनों में होने वाले भेदभाव को भी कम किया जाएगा। उसके बाद होता है तनाव और संघर्ष। आपको पता है हमारे देश में सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है, सांप्रदायिक हिंसा होती रहती है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो। मैं किसी भी धर्म की आलोचना नहीं कर रहा, किसी भी धर्म से हो सकती है सांप्रदायिक हिंसा। और ऐसा हुआ है कई त्योहारों पर। पश्चिम बंगाल की भी घटना हम भूले भी नहीं है, वहां पे भी हुआ था। कई सारे मंदिरों मस्जिदों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है भारत के लिए कि सांप्रदायिक हिंसाओं में कमी मानी जाएगी। सांप्रदायिक हिंसा वो हिंसा जो धर्म के आधार पर लड़ी जाती है। तो तनाव और संघर्ष में कमी होगी, धार्मिक आधार पर कानूनों में होने वाले भेदभाव में कमी होगी, समरूपता तो आएगी आएगी, कानून ज्यादा इजी हो जाएगा ताकि न्यायपालिका फैसला करने में देरी ना लगाए, क्योंकि एक कानून एक व्यक्ति। और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ये कहते हैं कि 1 नेशन और 1 पीपल, यानी वन, एक तरह से वो एक पूरे दृष्टि से एक भारत को एक कटोरी की तरह देखते हैं। एक कटोरा है बस, और कुछ नहीं। तो इसमें रहने वाले सभी लोग भिन्न भिन्न क्यों हैं? महिलाओं के साथ भेदभाव तो कमी होगी, जैसे कि ट्रिपल तलाक का मैंने एग्जांपल बताया आपको। हिंदू महिलाओं को यह चीज सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को यह सामना करना पड़ता है। ठीक है, महिलाएं महिलाएं होती हैं, उनका सम्मान, उनका आदर हम सभी को करना चाहिए, इसलिए उनके साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो थे आपके सकारात्मक पक्ष, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, और नकारात्मक पक्ष को भी देखना होगा, क्योंकि किसी भी चीज के 2 पहलुओं को देखना हमारी जिम्मेदारी है। हम ऐसा नहीं है कि हम अंधे हो जाएं यूसीसी को लागू करने में कि हम इसके नेगेटिव इफेक्ट भी ना देख सकें। चलिए, तो अब आते हैं नकारात्मक पक्ष पर। भारत की सांस्कृतिक विविधता, इसे कहते हैं कल्चरेटिव डाइवर्सिटी। और कल्चरेटिव डाइवर्सिटी आपको पता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में दिया गया है। भारत के संविधान के भाग 3 में 29 की में और 30 में इसका जिक्र किया गया है। कुछ लोगों को लगता है कि यूसीसी लागू हो गई तो हमारा 29 और 30 चला जाएगा, सांस्कृतिक विविधता हम अपना नहीं पाएंगे, हम अपने हिसाब से अपनी रीतियों का पालन नहीं कर पाएंगे, तो इसी तरीके से वो खतरे में आ जाएगी। और उसी खतरे को लेकर लोग कमेंट करते हैं कि भारत तो एक विविधता वाला देश है, तो आप यूसीसी कैसे लागू कर सकते हो? यदि भारत में यूसीसी लागू कर दिया तो भारत में डाइवर्सिटी मिट जाएगी।
तो इसलिए तो विधि आयोग आम लोगों से बात करना चाहता है, थोपना नहीं चाहता, बात करना चाहता है। लेकिन आज इस बवाल को बहुत बड़ा सुर्खियों में बना दिया है। यह शायद किसी की सोच, किसी की उपज हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध अधिकार, बात करें आर्टिकल 25 से 28। ये कहते हैं कि यदि हमको आर्टिकल 25 से 28 दिया गया है तो ये हमारे विरुद्ध बन जाएगा। हम किसी भी धर्म का अंतःकरण, किसी भी धर्म की स्वतंत्रता नहीं अपना पाएंगे, कुछ लोगों को लगता है। तो इसलिए आज लोग नकारात्मक नेगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं यूसीसी के ऊपर। कई सारे हैं, कुछ राजनीतिक नेता भी हैं, कुछ आम लोग भी हैं, कुछ धार्मिक संप्रदाय के मुख्य जो मौलाना हुए, मुस्लिम में, हिंदुओं में पुजारी हुए, पादरी हुए, कोई भी हैं, आज इन पर हमला कर रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता हमको नाम की दे दी है तो यूसीसी लागू होने पर 25 से 28 खत्म, 29 से 30 खत्म, तो सब खत्म। इसलिए और आम सहमति का अभाव हो जाएगा। आम सहमति के अभाव की बात करें, इसको आम कर देना ये, हाँ, आम सहमति का अभाव यानी कैसे? आम सहमति का अभाव कैसे होगा? जैसे एक कानून मान लो लागू हुआ देश में, और एक कानून के लागू होने से लोगों में जो धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जो भावना उत्पन्न होगी, उससे लोगों में सहमति नहीं बन पाएगी। सहमति नहीं बन पाएगी क्योंकि हमारा भारत देश जो है वो प्राचीन परंपराओं से डाइवर्सिटी वाला देश रहा है, और डाइवर्सिटी से ये देश पनपा है, और पनपने से शायद ये हो सकता है कि विविधताओं से हमारी सहमति बनती हो। तो इसलिए यूसीसी के लागू होने से आम सहमति का अभाव भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि लागू होने से पहले लोग ही राजी ना हो इसके लिए। क्या धार्मिक संप्रदाय के जो बड़े बड़े नेता हैं वही सहमति नहीं हो पाई कि यूसीसी लागू नहीं होगा? क्या आम लोगों में ही से नहीं हो पाई? आज मुझसे पूछा तो यूसीसी लागू होगा या नहीं होगा, मैंने सरकार पर छोड़ दिया। लेकिन मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने सीधा कमेंट किया कि नहीं होना चाहिए। मैंने दूसरे से पूछा तो उसने कहा कि होना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर आम सहमति का अभाव बन सकता है, लागू होने के बाद और लागू होने से पहले। तो इसी प्रकार की हमारी आज यूसीसी का जो टॉपिक था ये सुर्खियों में बना हुआ था। आप एक बार और देख सकते हो इस करंट की इस हेडलाइन को। लॉ कमीशन इसकी जिम्मेदारी लेता है आपके सामने कि हम आम लोगों से बात करेंगे और मान्यता प्राप्त जो धार्मिक संप्रदाय हैं, संगठन है, उनसे भी बातचीत करके ये फैसला करेंगे। और विधि आयोग की बात करें तो ये भारत सरकार के लॉ मिनिस्ट्री के अधीन एक कमीशन है। उसके सचिव यानी उसके मुखिया को दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस भिजवाया है कि प्लीज एक्शन लें, जवाब तो दें कम से कम कि यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आर्टिकल 44 मैंने बता दिया था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको शायद ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। सारे तरीके से हमने पूरा ब्यौरा देखा है, नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक पक्ष हो और चाहे कोई भी हो। इसी तरीके से आगे हम लेटेस्ट टॉपिक लाते रहेंगे आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगले दिन और कोई लेटेस्ट टॉपिक आपके सामने लाएंगे। चलिए नमस्कार।